साइंस वाला, साइंस एंड टेक हर महीने आता है, 5 से पहले आ जाता है। हाँ, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? उसको पढ़ो। शिवम पढ़ा नहीं? पढ़ो उसको। साइंस एंड टेक का करंट अफेयर ही आता है यूपीएससी में, ठीक है। बाकी दूसरों में आएगा जनरल साइंस, जो आपके स्टेट एग्जाम्स रहेंगे, उसके लिए करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन वॉइस आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून जी। ऑनलाइन वॉइस का बता दो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ नताशा, टेक्निकल इशू था, ठीक है, टेक्निकल इशू था। चलो जी, तो आज करंट अफेयर्स करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रखे हैं। जैसे फर्स्ट, एक इंडियन एक्सप्रेस का छोटा सा आर्टिकल आ रखा था अबाउट द ड्राउनिंग डिजास्टर, डूबने की वजह से कितनी डेथ्स हो जाती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा आ रखा है, उसको आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा इम्पीचमेंट सुना होगा आपने, पहले वाइस प्रेसिडेंट को लेके आया था, उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ जो इलाहाबाद के एक जज हैं, हेट स्पीच की वजह से उनके अगेंस्ट आया। तो इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन पॉश एक्ट का एक आर्टिकल आ रखा था आपके एक्सप्रेस में ही, अगेन एक्सप्लेनर सेक्शन में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पे पॉश एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पॉश एक्ट बस इतना है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है विमेन के साथ, उसको रोकने के लिए बनाया गया था ये कानून। उसके अलावा कौन है ये? उस्ताद जाकिर हुसैन, इनकी डेथ हुई, अभी डिमाइस हुआ है। एक डिजीज है आईपीएफ, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी से ही पता चल जा रहा है कि लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। फाइब्रोसिस, कहीं पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहे हैं। इडियोपैथिक मतलब कॉज का पता नहीं है कि कैसे होती है ये डिजीज, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो दोनों आर्टिकल एक ही हैं बट स्टिल। उसके अलावा एक यूएस ने अपना एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट किया है, नेम्ड एज, नहीं, S-400 रशिया का है। ये है डार्क ईगल, बिल्कुल रिसेंट वन है। एक तरह से कंपटीशन एज शो करी है यूएस ने टुवर्ड रशिया। अब हमें इसके लिए देखना पड़ेगा कि रशिया ने कौन सा ऐसा डिफेंस सिस्टम अपना यूज कर लिया कि इनको इतना और एडवांस्ड वेपन बनाना पड़ा, ठीक है। ये है डार्क ईगल, थर्ड नहीं है ये, डार्क ईगल है। काफी बन रखा था, सभी न्यूज़पेपर्स ने ऑलमोस्ट इसको कवर किया हुआ है। एक विंड के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज सेंट, नहीं नहीं नहीं, सेंट आना विंड्स, ठीक है। उसकी वजह से मलीबू जो रीजन है, फॉरेस्टेड एरिया है कैलिफोर्निया का, वहां पे बहुत ही भीषण आग लग रखी थी, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे आर्टिकल हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, फाइट भी जिसको बोलते हो आप, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ड्राउनिंग डिजास्टर। हाँ जी, ऑनलाइन, गुड। तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, क्योंकि कुछ जो फैक्टर्स हैं वो इसके ज्योग्राफी के ऊपर भी बेस्ड हैं। आपने सुना होगा फ्लड्स आ जाते हैं, तो वो भी एक तरह की ड्राउनिंग डेथ ही है, उसमें भी इंक्लूडेड है ये। और आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो रेगुलेशन तो बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट्स को अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी कि ड्राउनिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ डेटा दे रखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, तो वो भी आप ध्यान रखोगे। ऑल्दो जो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे है वो 25 ऑफ जुलाई को होता है, ठीक है। पर ये जो आर्टिकल है रिसेंट वाला जो आया है उसमें डेटा दे रखा है, ठीक है। तो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 25 ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट होता है, अवेयरनेस का है इसलिए सेलिब्रेट वर्ड यूज किया। एंड ग्लोबल इनिशिएटिव है जहां पे अवेयरनेस रेज करी जाती है कि पानी के बिल्कुल एजिस पे ना रहें एंड ऑल। आप सुनते होंगे बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो पानी के बिल्कुल साइड लाइंस पे भी रहती हैं। कुल्लू वाले रीजन में अगर आपने देखा हो तो घर बिल्कुल साइड में होते हैं, रिवर्स के बैंक्स पे होते हैं। तो ये इश्यूज हैं, उसी को लेके अवेयरनेस को रेज करना। एंड इसके अलावा जो ड्राउनिंग है एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आगे आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा के साथ साथ डेफिनेशन दी है कि किसको हम ड्राउनिंग डिजास्टर बोलेंगे। तो 2.5 मिलियन डेथ्स हो गई हैं बिकॉज ऑफ द ड्राउनिंग ओनली, अगर हम पास्ट के 10 साल लेके चले तो काफी बड़ा नंबर है।
और स्पेशली हुई कहाँ कहाँ पे है, लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज, क्योंकि एक तो देखो इंडिया का एक तो पेनिनसुलर पार्ट है, साइड वाले फिर स्विमिंग कर लेते हैं, बीच में जो नॉर्थ वाले रह जाते हैं, स्विमिंग पूल था नियर बाय तो कर ली ट्राई, अदरवाइज कोई सीखता भी नहीं है। कितनों को आती है यहाँ पे स्विमिंग, एक दो, बाकी नहीं आती ना, मेजोरिटी मुझे भी नहीं आती, तो मेजोरिटी नहीं जानते होते। तो ये सारी चीजें आप देखोगे ज्यादातर किसमें, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। और ये डे जो है ये पूरा ग्लोबल इनिशिएटिव किस रेजोल्यूशन के तहत हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो ये भी ध्यान में रखोगे, यूएनजीए, ऑप्शन में यूएनएफसीसी एंड ऑल दे सकता है, तो यूएनजीए आप याद रखोगे। कोऑर्डिनेशन किसके साथ करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्यों आया, क्योंकि इसको एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर कर दिया गया है, वो भी मेजर वाली प्रॉब्लम डिक्लेयर करा हुआ है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया कि ड्राउनिंग को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3-4 वर्ड्स आपने ध्यान में रखने हैं, जैसे एक रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट है, रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो भी ट्रैकिया वगैरह आती है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। कई बार यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, देखो ऐसे होती है ना ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई आ जाते हैं और यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आ जाएंगे, दैट इज लंग्स। पानी फिल हो जाता है, ट्रेकिया से जाएगा, पूरे लंग्स यहाँ पे फुल हो जाते हैं। और लंग्स की तो आदत है कि सिर्फ हवा चाहिए होती है। इवन कई बार आप खाना खाते खाते बोल देते हो, तो एक फ्लैप सी लगी होती है जो इसके रास्ते को बंद कर देता है, कि ताकि आपका जो खाना है वो फूड पाइप के जरिए ही जाए। कई बार नहीं होता, आपको खांसी आ जाती है, तो सोचो ये फूड को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, पानी को कैसे करेगा। तो फर्स्ट थिंग रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट है। कैसे हो सकता है, जब आप लिक्विड या कोई भी फ्लूइड हो सकता है, फ्लूइड वर्ड इसलिए यूज किया, सीवरेज भी तो हो सकता है, वो थोड़ी वाटर है ना, उसको लिक्विड ही बोलेंगे, फिर उसमें फिर सॉलिड वेस्ट जो भी चीजें हैं वो सब आ जाती हैं। और ये पानी फाइनली यहाँ पे फिल कर जाएगा, आगे चल के यहाँ पे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो साइट होती है लंग्स के अंदर। और इससे क्या होता है, डेथ हो जाती है, इन केस बच जाता है इंसान, कई बार निमोनिया लाइक कंडीशन देखने को मिलती है, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया मॉर्बिडिटी। या फिर अगर पानी गया लंग्स के अंदर और सीधी डेथ हो जाती है तो नो मॉर्बिडिटी, बीमारी तो नहीं हुई पर पानी की वजह से डेथ होगी। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, तो आप अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन नहीं लिखोगे कभी भी। और काफी अलग सा टॉपिक है, आ जाते हैं ऐसे टॉपिक, ध्यान रखना इसको। चलो, एंड थीम क्या थी, तो एनीवन कैन ड्राउन, नो वन शुड। ठीक है, दिस वाज द थीम फॉर ईयर 2024। शिवम, कब था प्रिवेंशन डे, ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस डे? यस। और थीम याद रखोगे 2024 की, एनीवन कैन ड्राउन एंड नो वन शुड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्लोगन है, तो सेकंड्स कैन सेव अ लाइफ। तो मतलब ये तो चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला तो फिक्स ही रहेगा। अच्छा, पेन तो चेंज करना पड़ रहा है आज। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन है ये तो सेम ही रहेगा, बाकी 2024 की जो थीम है ये अगले साल फिर चेंज कर जाएगी 25 जुलाई 2025 को। उसके अलावा क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ड्राउनिंग डिजास्टर इंक्रीज करता है, तो बहुत सारे इंडियंस, उनकी डेली एक्टिविटी, इवन उनका जो लाइवलीहुड है वो पानी के किनारों पे होता है। रिवर्स हो सकती हैं, आपके पॉन्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं वाटर के जिनके साइड पे लोग रहते हैं। और कई बार एक्सीडेंटल फॉल्स भी हो जाते हैं वाटर बॉडीज में, ये आपने देखा होगा, हर साल ही देखने को मिलता है। स्पेशली जो टूरिस्ट गए होते हैं इन स्पॉट्स के ऊपर, आइडिया नहीं होता कि आगे जो पत्थर है उससे फिसल भी सकते हैं नीचे को। कई बार डैम्स के नियर बाय जो व्यू होते हैं वो सुंदर होते हैं, फोटोज के लिए चले जाते हैं, सडनली वहां से डैम्स ओपन हो जाते हैं, फ्लड आते हैं, तो अवेयरनेस की कमी अगेन, तो एक्सीडेंटल फॉल्स भी हो सकते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, जिसकी वजह से 2022 का अगर डेटा देखोगे तो लगभग 28,000 डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंटल फॉल्स, गलती से गिर गए पानी के अंदर, तो एक्सीडेंटल फॉल्स भी देखने को मिलेंगे। और कैसे कैसे केसेस देखने को मिल सकते हैं, बाकी सुसाइड भी आ सकती है, बोट्स कैप्सीज कर जाती हैं। ये ज्यादातर आपने तब सुना होगा बोट कैप्सीज का, जब इलीगल तरीके से दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं या फिर फिशिंग रिलेटेड कोई चीज होती है, बोट ही उलट जाती है, दैट इज द कैप्सीज। ठीक है, उसके अलावा फ्लडिंग आ जाती है, तो मॉनसून रेन जब भी आएगी फ्लड्स लेके आएगी, लोग बह जाते हैं साथ के साथ। कल्चरल परसेप्शन, कईयों का मानना है, अब देखो जिनका तो लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है उस पानी के आसपास ही, जनरली आपके ट्राइब्स होते हैं, छोटी मोटी कम्युनिटीज, या यूं कह लो कि नोमैडिक जो पीपल होते हैं, उनको पता होता है बाढ़ आएगी कब आएगी वो नहीं पता होता, तो एक तो परसेप्शन बन रखी है। दूसरा,
बहुत सारे पानी के अंदर रिचुअल्स भी होते हैं, उन रिचुअल्स को कंडक्ट करते करते भी कई बार पता नहीं चलता कि कहाँ गया जो भी गया था अंदर, तो वो कल्चरल परसेप्शन में आप ऐड ऑन कर सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, तो पॉवर्टी है, सेफ्टी इक्विपमेंट अपने पास उतने होते नहीं है, स्विमिंग लेसन्स नहीं दिए जाते रेगुलर बेसिस पे। अब जितनी भी आपकी आइलैंड कंट्रीज हैं, फिजीलैंड एंड ऑल, वहां पे तो बच्चों को जैसे ही वो मतलब चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो उनको स्विमिंग सिखा देते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं होता कब सुनामी की सिचुएशन बन जाए। और बाकी लो इनकम फैमिलीज हैं तो हाई रिस्क एरियाज में इसलिए रहती हैं, रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होते हैं, तो दीज आर द रीजंस। इनएडिक्वेट सेफ्टी रेगुलेशन, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्टेट्स हैं जहां पे हर साल पता होता है कि फ्लड्स आएंगे, हर साल 5-5 करोड़ मतलब करोड़ में पैसा जाता है, फिर भी कुछ नहीं बना होता है डेवलपमेंट के नाम पे, सेफ्टी मेजर्स के नाम पे कुछ नहीं बना होता लिटरली, और पैसा सारा यूज हो जाता है। खास बात ये होती है, तो वो चीज है यहाँ पे गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है उनको भी स्ट्रिंजेंट यानी कि स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। और बाकी ये लाइफ गार्ड्स एट बीचेस, स्विमिंग पूल, ये सब सेफ्टी इक्विपमेंट्स इनको प्रोवाइड करने की जरूरत है, ताकि ये जो ड्राउनिंग रिलेटेड केसेस है इनको लोअर किया जा सके। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था, पॉइंट्स काफी अलग थे। अब देखो, जब ना पढ़ा नहीं होता क्वेश्चन कई बार, जब आपने प्रिपरेशन की होती है तो जनरल से पॉइंट्स आएंगे, ये कल्चरल परसेप्शन तक तो पहुंचता ही नहीं है इंसान, तो वो चीज हो जाती है। इन पॉइंट्स को नोट कर लेना अपने पास। ओके, सेकंड जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट द पॉश एक्ट। पॉश एक्ट आया था आपका 2013 के अंदर, जो विमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है उसको रोकने के लिए लाया गया था। इसके अंदर जो खास चीज है वो है आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। याद करो, हेमा कमेटी की हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें एक सजेशन भी लिखा हुआ था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईसीसी होना चाहिए। मतलब कोई पर्टिकुलर एबीसीडी ऑर्गेनाइजेशन है, विमेन भी वहां पे काम करेगी, मेन भी काम करेंगे, कोई भी ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट होता है फीमेल्स के साथ तो अंदर एक बॉडी होनी चाहिए जहां पे कंप्लेंट्स फाइल हो सके, और उसी बॉडी का काम भी रहेगा कि चेक रखे पूरा कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो। तो पॉश एक्ट से ही आइडिया आया था, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का। तो पॉश एक्ट आता है आपका 2013, अगर फुल फॉर्म देखोगे तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, ऑफिस होना चाहिए जहां पे, वर्क प्लेस। अभी देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स है इसके अंदर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका मेन एम क्या था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से विमेन को बचाना है एट देयर वर्क प्लेस बाय, चाहे वो पब्लिक एरिया हो या प्राइवेट एरिया हो, जहां मर्जी। तो कई कंपनीज में आपने सुना होगा कि सेल होती है बनी हुई कंप्लेंट्स के लिए, पर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आप देखोगे तो एक ही बॉडी होती है, बाकी ऑफिशियल लेवल पे कुछ नहीं होता। अब जो क्वेश्चन इमर्ज हुआ है वो ये है कि ये जो पॉश एक्ट है इसका पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगेन आपके लिए। तो अब बोला गया है कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज में हम पॉश एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी आपको, जैसे ऑफिस वर्ड आ जाएगा। अब देखो, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं लगभग 5 साल का एक टेन्योर रहता है एक सरकार का, फिर से कैंपेन्स में जाना पड़ता है। अब कैंपेन्स भी तो 1 साल पहले शुरू हो जाती हैं, तो इनके ना टेम्परेरी ऑफिसेज होते हैं। दिक्कत यहाँ पे आती है, टेम्परेरी ऑफिस होते हैं, और कई बार आप सुन रहे हो इम्पीचमेंट हो रहा है, कभी सुन रहे हो इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से हटा दिया गया है, तो यहाँ पे टेम्परेरी ऑफिस होते हैं। जब पॉश एक्ट आप पढ़ते हो तो वहां पे मेंशन किया गया है इंक्लूडिंग ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस वर्ड यूज किया गया है, मतलब एक बिल्डिंग होगी प्रॉपर, बाहर कोई काम नहीं होगा, उस ऑफिस के अंदर होगा। अब मार्केटिंग वाला काम ले लेते हैं। मार्केटिंग एक तो डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसको साइड कर देते हैं। दूसरी जो फिजिकल मार्केटिंग होती है, आपको जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट इज फील्ड लोकेशन। एक तो आपका ऑफिस आ गया, एक जहां पे आप मार्केटिंग के लिए गए, तो वो वाला एरिया भी जहां पे इंक्लूडेड हो वो आ जाएगा। पर कैंपेन थोड़ी होगी ऐसे, कैंपेन तो थ्रू आउट द नेशन होगी। ठीक है, तो एक चीज वो भी है जिस वजह से आप पॉश एक्ट को पॉलिटिकल पार्टीज में इंप्लीमेंट अभी तक नहीं कर पाए। एंड दूसरा ये आ गया आपका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क कहाँ कहाँ पे विजिट किया, तो ये वर्ड जो है ये आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं मिलेंगे। ऊपर से एक ऑफिस के अंदर, जैसे कंपनी ले लेते हैं लेट्स से, और एक मिनट, अब देखो कोई कंपनी है एबीसीडी, यहाँ पे इंटरव्यू होगा तो कोई ना कोई एम्प्लॉयर बैठा होगा ना, पर जब गवर्नमेंट लेवल पे आप जाते हो तो वहां पे तो एक बॉडी बैठी होती है। ऐसे थोड़ी होता हर एक मिनिस्ट्री का एक अलग से आपका इंटरव्यू होगा, नो, एक एग्जाम होगा, जिसने क्वालिफाई किया उसको पोस्ट दे दी जाएंगी। तो यहाँ पे वो चीज भी कमी रहती है, एम्प्लॉयर नाम की चीज नहीं है, तो इसी वजह से पॉश एक्ट इन्होंने आज तक इंप्लीमेंट नहीं की हुई है।
और दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे केसेस देखोगे अगर, केरला हाई कोर्ट रूलिंग इन 2022, इन्होंने बोला था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉश एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती ड्यू टू दीज रीजंस। एक ऑफिस का आ गया, एम्प्लॉयर का आ गया, और जो फील्ड लोकेशंस है वो वेरी करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो इन वजह से पॉश एक्ट आज तक यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, कोई पता नहीं होता प्रीलिम्स में भी बना देते हैं, ठीक है। ये देखो एम्प्लॉयर और ऑफिस, और बाकी ये देखो कैंपेनर्स जो होते हैं, वॉलंटियर्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को जो असिस्ट करते हैं, हर साल थोड़ी सेम होता, राइट। जैसे आप जब भी वोटिंग के लिए जाते हो तो वहां पे कभी कोई रिप्रेजेंट करता है किसी पार्टी को, कभी कोई रिप्रेजेंट करता है, तो फिक्स नहीं है चीजें। इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉश एक्ट को आज तक यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। एक आती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, वेरी गुड, आर्टिकल 324। तो यहाँ पे एक सजेशन दिया गया, एक पिटीशन डाली गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई, जिसमें एक सजेशन दे दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पे बोला कि एक बॉडी भी ऐड कर दी जाए, दैट इज आईसीसी। ये जो कंप्लेंट सेल है इसको यहाँ पे बनाया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइजरी है इस केस में, लॉज बनाने में गवर्नमेंट की हेल्प नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, सिर्फ इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। डन। तो यहां पे ये सजेशन डाला गया था थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्लियर है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? हैंड रेस करो, 1 2, बस, बाकी नहीं। अजितेश, ठीक है। प्रशांत, हाँ, कोई भी डाल सकता है, पब्लिक यानी कि जनता में से किसी ने भी डाला, जनता के हित में डाला, लिटिगेशन पिटीशन की तरह, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई केस जो है वो फाइल कर दिया। तो यहाँ पे ये सजेशन दिया गया है थ्रू पीआईएल कि हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एडवाइस करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जाके यहाँ पे आईसीसी, जैसे आपने इंटरनल कंप्लेंट सेंटर्स देखे, उनको बनाया जाए, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ये लिख दिया हुआ है कि जो आपकी ईसीआई है वो लॉज को इन्फोर्स नहीं कर सकता, एडवाइस कर सकता है पर इन्फोर्स नहीं कर सकता। एंड और क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्यों एक्सटेंड करना है पॉश एक्ट को, ताकि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है उसको रोका जा सके, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए। और क्या हो सकता है, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वैसे पॉलिटिकल पार्टीज में भी रिदम बना रहना चाहिए, क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। बाकी हम डेमोक्रेसी वाले हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमारा जो नेशन का इथो है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो मतलब वैल्यूज के ऊपर ओवरऑल यहाँ पे बात करी गई है। नाउ चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज अभी हमने देखा जो पॉश एक्ट के अंदर प्रोविजन है वो पॉलिटिकल पार्टी क्वालिफाई नहीं करती है, तो इस वजह से आईसीसी यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। और इसके अलावा जो पॉश एक्ट के अंदर बहुत सारी कमेटीज भी बैठी, उन्होंने अपनी गाइडलाइंस भी दी, उन्होंने भी यही बोला था कि हमारे अपने सेल्स हैं पर पॉश एक्ट को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, एंड फिक्स वर्क प्लेस नहीं होता तो इस केस में आईसीसी नहीं बन सकता। तो दिस वॉज योर पॉश एक्ट, इतना पता होना चाहिए एटलीस्ट। प्रीलिम्स में 2-3 बार इससे क्वेश्चन आ गया है तो ध्यान रखना, इसको ईयर वगैरह ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ बात करते हैं जाकिर हुसैन जी की। तो तबला मास्टर भी बोलते थे इनको, बहुत सारे घराना आपने सुने होंगे म्यूजिक के। तो ये पंजाब घराना से बेसिकली बिलोंग करते थे, पर इन्होंने बाकी टोटल 6 घरानाज हैं। घराना ये म्यूजिक से रिलेटेड होता है वर्ड, पंजाब घराना के साथ साथ बाकी के घरानाज का भी म्यूजिक मिक्स किया और एक अलग ही टाइप की इन्होंने ट्यूनिंग्स क्रिएट की थी। कंपोजर भी हैं साथ में, और तबला तो आपको पता ही है। 2 तरह का म्यूजिक है, वन इज हिंदुस्तानी, सेकंड इज कार्नेटिक। हिंदुस्तानी आपके नर्दर्न वाले हिस्से में आ जाएगा इंडिया के, एंड कार्नेटिक बिल्कुल सदर्न वाले पार्ट में आ जाएगा। तो उसके अलावा यहाँ पे देख लो, ग्लोबली जो पॉपुलराइज करवाया इंडियन तबला को, उसके लिए कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया जाता है जाकिर हुसैन जी को। बाकी मुंबई में बॉर्न हुए थे 1949 के अंदर इन महाराष्ट्र, और इनके फादर भी तबला प्लेयर ही थे, लेजेंड थे वो भी, उस्ताद अला राखा। ये फर्स्ट इमेज जो आप देख रहे हो, उस्ताद अला राखा। एंड उस्ताद अला राखा जो थे, इन्होंने एक सितार मास्टर थे, दैट इज पंडित रविशंकर जी, इनके साथ हुआ करते थे। तो एक टीम थी इनकी भी प्रॉपर, तो ये भी ध्यान रखोगे, सन ऑफ उस्ताद अला राखा, एंड अला राखा जी जो थे वो पंडित रविशंकर के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग थी इनकी, सितार प्ले किया करते थे। बॉडीज आ जाती हैं, नाम के बेसिस पे आ जाते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान रखोगे इनको। नाउ कंट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो तबला के केस में है
फ्यूजन म्यूजिक, वेस्टर्न स्टाइल को इंडियन स्टाइल के साथ मिक्स किया, एक अपना ही बैंड बना दिया, नाम रखा था शक्ति, ये लिखा है शक्ति। तो एक फॉरनर है जॉन मैकलाफ्लिन, तो इनके साथ इन्होंने ये चीज बनाई थी, ये है साइड में। तो इंडिया और वेस्टर्न स्टाइल का म्यूजिक इन्होंने मिक्स कर दिया था, फ्यूजन। और उसके अलावा मिकी हार्ट जैसे इंटरनेशनल म्यूजिशियन है, उनके साथ भी एक काम कर चुके हैं अपने टाइम पीरियड में, तो ये भी चीजें ध्यान रखेंगे आप। तबला का आ गया सेकंड, फ्यूजन म्यूजिक के लिए वेस्टर्न जो म्यूजिक है उसको मिक्स किया अलॉन्ग विद द इंडियंस, और शक्ति ग्रुप बनाया था इन्होंने, काफी पॉपुलर हुआ था अलॉन्ग विद द मैक लाफ्लिन। और मिकी हार्ट, ग्रेटफुल डेड, ऐसे ऐसे म्यूजिक हैं इनके, तो इनके साथ भी इन्होंने काम कर रखा है। और बाकी अगर स्पेसिफिक घराना पूछ लिया जाए तो पंजाब घराना है, अदरवाइज टोटल 6 घराना है, उनका भी मिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड ब्रेकिंग द लिमिटेशन, ग्लोबल लेवल पे इन्होंने पॉपुलराइज करवाया। कुछ फिलॉसफी थी इनकी, तो ये मानते थे कि कोई भी चीज जो है वो गलत नहीं होती, बट डिफरेंट होती है, ये इनकी फिलॉसफी थी। एसेज वगैरह में यूज हो जाती है, डू यूज इट। एंड और क्या था, फिलॉसफी ऑन परफेक्शन, मतलब कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती एज पर जाकिर हुसैन, तो इन्होंने ये फिलॉसफी में इसमें बिलीव करते थे। और जो म्यूजिक है वो इवॉल्व होता रहता है, आज के दिन म्यूजिक कुछ और है, कल को फिर से वो रिबॉर्न करता है, एक नया मीनिंग लेके आता है। तो दीज वर द फिलोसफीज गिवन बाय जाकिर हुसैन। बाकी अगर अवार्ड्स देखोगे तो पद्म श्री मिला था 1988 के अंदर, उसके बाद पद्म भूषण मिला 2002 के अंदर, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है इनको, ग्रैमी अवार्ड भी मिला है इंटरनेशनल लेवल पे, तो फॉर हिज फ्यूजन म्यूजिक कोलैबोरेशंस। और फिल्म्स अगर देखोगे, सदरन वाले सदरन तो नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट अपराजिता तुम्ही करके एक मूवी है, और एक साउंड ट्रैक है $1 करी फ्यूजन म्यूजिक के साथ, तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलेंगी आपको। और किसने डायरेक्ट किया था इस मूवी को, तो अनिरुद्ध रॉय चौधरी। और किसके ऊपर बेस्ड थी, तो एक नॉवेल लिखा था सुनील गंगोपाध्याय, और कौन सा नॉवेल था, तो नेम वाज दुई नारी, यानी कि हत्ते तोरो बारी, ठीक है, दुई नारी हत्ते तोरो बारी। तो पद्मश्री भी है, पद्म भूषण अवार्ड भी है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी है, ग्रैमी अवार्ड भी है, मूवीज में भी काम किया है, कंपोजर भी है, और एक साउंड ट्रैक है दैट इज $1 करी, तो इसमें भी इन्होंने काम किया है। तो देर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द जाकिर हुसैन। हाँ, यस। तो चलो केस तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज अवार्ड्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ जिस डिजीज की वजह से डेथ हुई है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपीएससी पूछ सकता है, दैट इज आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। वर्ड पे जाओ, आइडियोपैथिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जिसका कॉज अपने को नहीं पता, आइडियोपैथिक। और दूसरा है पल्मोनरी, पल्मोनरी जब भी शब्द आता है ये लंग से ही रिलेटेड होता है, फेफड़े से ही रिलेटेड होता है। एंड फाइब्रोसिस, थिकनिंग हो जाती है लंग्स के टिश्यू की, मोटा सा हो जाता है। एक ऐड देखी होगी आपने कि अगर एक इंसान के सिगरेट पीता है तो जब फेफड़े को निचोड़ते हैं तो इतना कोल निकल के आता है, याद है वो ऐड? तो वैसी होती है, स्कैरिंग हो जाती है लंग्स की। क्या? हाँ सच है। ठीक है, स्कैरिंग हो जाती है, तो वैसा जैसा दिखने लग जाता है लंग्स उसके बाद। तो आईपीएफ एक क्रॉनिक लंग डिजीज है, एक अक्यूट वर्ड होता है, एक क्रॉनिक वर्ड होता है। क्रॉनिक मतलब बन रही थी एक टाइम से, पर बहुत टाइम इंटरवल के बाद जाके पता लगा कि बीमारी प्रोड्यूस हो चुकी है। तो क्रोनिक लंग डिजीज है जहां पे लंग टिश्यू आपका थिक हो जाता है और स्कैर्ड हो जाता है, ऐसे जला हुआ सा दिखाई देता है, और जिसकी वजह से लंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सपांड नहीं कर पाते। अब यहाँ पे दोबारा से लंग्स ही आज आ रहे हैं, तो देख लेते हैं दोबारा से। अब आपको एक बार बताया था, ये ट्रैकिया होते हैं, ये ब्रोंकाई होते हैं, यहाँ पे लंग्स हैं। जो एक्चुअल एक्सचेंज होता है वो यहाँ पे एक छोटा से ऐसे फूल की तरह या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। जो एक्चुअल एक्सचेंज होता है ना ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इसी पॉइंट पे होता है। अब एक्सचेंज कैसे होता है, यहाँ से ब्लड वेसल्स जाती होती हैं आपकी, ब्लड लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से क्या आती है, ऑक्सीजन। तो यहाँ तक जो ब्लड आ रहा था ना, ये सारा डी ऑक्सीजनेटेड था, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से फुल था। पर ये जो आगे जाएगा ये कैसा होगा, सारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब सोचो यहाँ पे कोई डेपोजिशन हो रखी है, ये प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे क्या एक्सचेंज हो पाएगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का? नो। तो जो पर्सन होगा उसको ब्रीदिंग रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं ड्यूरिंग दिस आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस में एक और चीज आप देख सकते हो, इस इमेज को ध्यान से देखो, ये देखो बीच में फाइबर्स, ये फाइबर्स दिखेंगे आपको,
मतलब बैरियर्स आ चुके हैं बीच में। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, अब ये एल्वियोलाई ऊपर दिखाया हुआ है जो आपका, यहाँ से ऑक्सीजन आनी थी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जानी थी, पर बीच में एक ऐसे रेशे रेशे आ रखे हैं, तो क्या वो एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये जो आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, मेनली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को और स्पेशली एल्वियोलाई को हिट करता है। और उसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, बाकी ये पॉइंट तो आई थिंक क्लियर है कि ऑक्सीजन नहीं जाएगी ब्लड स्ट्रीम में, तो वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो इंसान जल्दी थक जाएगा, क्योंकि हम जब वॉक करते हैं तो एटीपी चाहिए होते हैं, एटीपी का ब्रेकडाउन चाहिए होता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड ही बनता रहेगा। एनीवे उतनी साइंस में नहीं जाएंगे अभी। और सिम्टम अगर देखोगे तो ड्राई कफिंग होती रहेगी, ऐसे लगेगा लंग्स के अंदर कुछ फंसा हुआ है, तो वो कफिंग करता रहेगा बार बार। शॉर्टनेस हो जाएगी ब्रेथ की, क्योंकि ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है ब्लड के अंदर। और ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी थक जाएगा इंसान, वेट लूज करेगा, और फिंगर्स पे ना क्लबिंग देखने को मिलती है। शेप देखो यहाँ पे फिंगर्स की अलग सी हो रखी है ना, वेब ऐसे बन जाता है बिल्कुल, जैसे नॉर्मल है ना हमारा हाथ, लंबी लंबी उंगलियां होंगी सभी की, पर यहाँ पे जो फिंगर्स होती हैं वो ऐसे क्लब सी हो जाती हैं आगे से, ऐसे फूल की तरह। ठीक है, दैट इज द क्लबिंग ऑफ फिंगर। तो ये सिम्टम भी यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लबिंग। ठीक है जी, तो ये है आइडियोपैथिक। और कॉज एंड ट्रीटमेंट अगर देखोगे, कॉज नाम से ही पता लग रहा है इडियोपैथिक, नहीं है पता अपने को कॉज की किस रीजन की वजह से होता है, पर ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्पेशली 50+ हो जाता है जब इंसान, तो ये हो सकता है जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, क्या पता जीन्स बच गए थे, ऐसे किसी को था एंसेस्टरशिप में। और दूसरा एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो भी रीजन हो सकता है। ट्रीटमेंट अगर देखोगे तो कोई एज सच आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, पर हाँ जो फोकस किया जाता है वो सिम्टम्स को ठीक करने पे किया जाता है, कि कैसे ना कैसे ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव कर दिया जाए। लंग डैमेज को रोका तो नहीं जा सकता, पर स्लो डाउन किया जा सकता है। और ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो पास ही नहीं हो रही आगे, तो ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर दी जाती है। एंड लंग ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है इन सिवियर केसेस। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल अबाउट अ विंड, सेंटा आना। ठीक है, कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, ये देखो, ये मलीबू फॉरेस्ट रीजन है, मलीबू, लिख याद कर लो इसको, मलीबू। इवन आप अपने आंसर, जैसे अजितेश ने आंसर लिखा हुआ था, तो वहां पे ये यूज हो जाना था, मलीबू। मतलब ऐसे रिकॉर्ड है, हर साल यहाँ पे आग लगती है बिकॉज ऑफ दिस विंड कॉल्ड सेंटाना। ठीक है, हर साल लगती है। और रोल कौन प्ले करता है? तो माउंटेन्स रोल प्ले करती हैं। तो अभी देखते हैं माउंटेन्स का, लिख लिया ये? ठीक है, चलो सेंटाना, पहले हम चलेंगे इस मैप के ऊपर। अब एक मिनट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन अगर, ओहो, नॉर्थ अमेरिकन मैप देखोगे तो कुछ ऐसे दिखता है, कुछ ऐसे, जैसे हमें जाना है इस वाले कॉर्नर पे। ठीक है, कैलिफोर्निया वाला रीजन, फॉरेस्ट याद रहेगा, मलीबू फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ना एक ग्रेट बेसिन है इस वाले एरिया पे, ग्रेट बेसिन। यहाँ पे आप सैटेलाइट इमेज भी देख सकते हो, उसकी अच्छी दे रखी है, उसी पे बता देती हूँ, बार बार इरेज नहीं होएगा मुझसे। ये वाले एरिया पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे ग्रेट बेसिन बन रखा है, यहाँ पे एक माउंटेन जोन है जिसका नाम है सायरा निवाडा, सायरा निवाडा। एंड एक एरिया है ये वाला सारा, ये जो दिख रहा है आपको, दिस वन, ये आ जाती है कैलिफोर्नियन कोस्ट, ये पूरी की पूरी। ये जो ग्रेट बेसिन वाला एरिया है, यहाँ पे आपको एक और माउंटेन रेंज मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ योर नॉर्थ अमेरिकन रीजन, दैट इज रॉकीज, रॉकीज। ये दोनों के बीच में एक जोन है, दैट इज द ग्रेट बेसिन। यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर, और कोई भी चीज है वो हाई टू लो चलती है। तो यहाँ पे जब हाई प्रेशर बनता है तो इन माउंटेन्स को ये क्रॉस करके नीचे की तरफ को आना शुरू करती है, बिकॉज कैलिफोर्नियन कोस्ट पे लो प्रेशर बना होता है, तो हाई टू लो। तो जो भी इसके साथ मॉइस्चर था, अब इतनी बड़ी पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियों से जब नीचे को आती है तो वो सूख जाती है नीचे आते आते, और इवन गर्म हो जाती है जैसे ही नीचे पहुंचती है। और इस रीजन में आपको मिल जाएंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जोन। और जैसे ये ऊपर से गरम गरम हवा आती है, वो सारे के सारे पेड़ जो भी ग्रासलैंड्स है यहाँ पे सूख जाते हैं, और यहाँ पे आग लग जाती है। सेम हैपेंड मलीबू वाले फॉरेस्ट में, जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर अब आग बुझाने की पूरी ट्राई कर रहा है। तो दिस हैपेंड, और रीजन बताया गया है सेंटा आना विंड्स, और दूसरा क्लाइमेट चेंज को रीजन दिया गया है। कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे देख लो
ये देखो मलीबू रीजन जो है वहां पे वाइल्ड फायर्स देखने को मिली, और किसको रीजन ठहराया गया है? सेंटा एना विंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ ग्रेट बेसिन और जो एरिया आ जाएगा रॉकी माउंटेन एंड साइरा निवेडा के बीच में, ग्रेट बेसिन वाला रीजन। एंड यहाँ पे हाई प्रेशर था और कैलिफोर्नियन कोस्ट ये नीचे वाली आ जाएगी, यहाँ पे लो प्रेशर था, हवाएं चलनी शुरू हुई, थोड़ा बहुत जो इसके साथ मॉइस्चर भी था वो सब रह गया पहाड़ियों के ही ऊपर, पर जैसे ही नीचे पहुंचा यहाँ पे ये ड्राई कर देता है फॉरेस्ट रीजन्स को, या जो भी यहाँ पे फील्ड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और जलाने की जो कुछ, अब देखो ड्राई हो चुका है तो बड़ा प्रॉन हो जाता है कोई भी चीज कि आग पकड़ लेगा। तो कैलिफोर्नियन कोस्ट पे लो प्रेशर आपको मिलेगा। तो जैसे ही नीचे की तरफ को आया तो ह्यूमिडिटी बहुत ही कम हो जाती है, लेस देन 10% चली जाती है, जिस वजह से जो मलीबू वाला रीजन है स्पेशली वो ज्यादा प्रॉन हो जाता है टुवर्ड फायर्स। एंड ड्यूरेशन क्या रहती है जनरली? अक्टूबर टू जनवरी। तो अब दिसंबर खत्म होने वाला है, दोबारा से ये चीजें देखने को शुरू हो चुकी हैं दिसंबर मंथ के ही अंदर, तो ये ध्यान में रखना। और एक केस स्टडी बताई गई है 2021 की है, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट है, जर्नल आता है नेचर करके, बहुत पॉपुलर है। तो इन्होंने बताया है कि अराउंड 2 डेकेड्स में अगर देखेंगे तो सेंटा एना एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर हुई। इफ कंपेयर टू 20 साल पहले अगर हम चले जाएं तो ज्यादा केसेस हुए हैं। डन सेंटा एना, ठीक है। मनोज, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज, डिजीज। ओके, नाउ जजेस के इम्पीचमेंट पे बात करी गई है। इम्पीचमेंट को अगर बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स में यूज करें तो रिमूवल। ये वर्ड हमने लिया था फ्रॉम विच कंट्री? अमेरिका। वहां पे तो प्रेसिडेंट के लिए ही ये वर्ड यूज करते हैं, इंडिया के अंदर भी प्रेसिडेंट के लिए करते हैं, पर कई बार जजेस के लिए भी बोल देते हैं। रिमूवल की जगह पे वर्ड इम्पीचमेंट यूज कर लेते हैं। तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और इम्पीचमेंट की अगर बात करें तो जस्ट अ रिमूवल यहाँ पे जजेस का हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज हैं, हेट स्पीच के लिए बार बार वो इंसाइट करने की ट्राई कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट बोला गया कि हम इनको इम्पीच करवाएंगे। तो आपके लिए वो केस तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड्स दे रखे हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। पहले तो 2 आर्टिकल लर्न कर लो, सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, हम इकट्ठे देख लेंगे अब क्योंकि प्रोविजन सेम ही है दोनों के लिए। जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात आएगी तो आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4 वहां पे मेंशन करा गया है, और ऐसे डिटेल में नहीं है, एक्सप्लिसिट मैनर में नहीं बताया गया है कि कैसे इंपीचमेंट होती है किसी भी जज की, पर हाँ थोड़े से प्रोविजन मेंशन कर दिए हैं कि किस किस बेसिस पे आप जज को रिमूव कर सकते हो। तो एक तो आ गया आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4, एंड दूसरा अगर हाईकोर्ट के जज के रिमूवल की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 218। तो ये दोनों याद रखोगे। अब इम्पीचमेंट कैसे हो सकती है किसी भी जज की? अब वर्ड जज यूज करेंगे हम, यहाँ पे हमने आर्टिकल देख लिए, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही होगी तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 पे चले जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट की बात होगी तो आर्टिकल नंबर 218 पे चले जाएंगे। रीजन बताया है मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब इन वर्ड्स को देख लेते हैं। प्रूव्ड मिसबिहेवियर मतलब जो प्रोफेशन उनको असाइन करा गया है वहां पे उन्होंने थोड़ी सी कर दी चालाकी, ब्रीच किया है, तोड़ा है रूल्स को, एथिक्स को तोड़ा है, अपने जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जुडिशरी के उसको तोड़ा हुआ है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, पता चल चुका है कि इन्होंने मिसबिहेवियर किया है। एंड इनकैपेसिटी, जो उनका काम था बीइंग अ पार्ट ऑफ जुडिशरी वो काम करने में सफल नहीं हुए बाय ब्रीचिंग डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इनकैपेसिटी, तो एक रीजन तो आ गया प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा आ गया इनकैपेसिटी। इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, जबकि दीज बॉडीज आर मतलब पूरी की पूरी, करप्शन इज डिफरेंट थिंग, पर पूरी की पूरी बाउंडेड है टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऊपर से जुडिशरी को हमने कैसे रखा है? इंडिपेंडेंट रखा है, कि ऐसे नहीं एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं है, लेजिस्लेशन के अंडर नहीं है, जुडिशियल रिव्यू की पावर दी है। तो अगर ये लोग मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी करेंगे तो फिर जनता से तो क्या ही एक्सपेक्टेशन करोगे, गवर्नमेंट से तो क्या ही एक्सपेक्टेशन करोगे। तो इन बेसिस के ऊपर एक रीजन रहता है कि इंपीचमेंट करी जा सकती है। नाउ इंपीचमेंट शुरू कैसे होती है, तो उसका एक छोटा सा प्रोसीजर है, वो भी देख ही लेते हैं। तो पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स हैं? 2 या 3? 3। एक तरफ है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पर अगर हाउसेस पूछे जाएं तब फिर लोकसभा एंड राज्यसभा आते हैं। अगर वर्ड ओनली आ जाए कभी लोकसभा एंड राज्यसभा के साथ तो वो गलत है फिर, ठीक है। प्रेसिडेंट भी पार्ट है, मेंबर नहीं होता, पार्ट होता है, ये भी ध्यान में रखना। नाउ आपकी पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में है? 79। लोकसभा 81, राज्यसभा 80,
ये याद रखने हैं आपने, ठीक है। अब एक मोशन कुछ नहीं है, एक पर्चे की तरह होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ABCD जज हैं, इन्होंने ये सारे मिसबिहेवियर उनके अगेंस्ट प्रूव हो चुके हैं या इनकैपेसिटी हो चुकी है। ये रीजन आ गया, एक पर्चा निकलेगा, कहां से निकलेगा, या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से। पर इनिशिएट करने के टाइम पे उनको थोड़ी सी मेजोरिटी भी चाहिए होगी, मेंबर्स की जो है वो सहमति भी चाहिए होगी। जैसे लोकसभा में मेंबर ज्यादा होंगे तो यहां से लगभग 100 मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए कि हाँ जी इन्होंने मिसबिहेवियर शो करा है, इनकैपेसिटी शो करी है। और अगर राज्यसभा से शुरू हो रहा है तो फिर 50 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि मेंबर्स कम है राज्यसभा वाली साइड पे। तो ये तो पहला स्टेप रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करा जाएगा, जो भी यहाँ पे मोशन शुरू करा गया था चेक कौन करेगा। अगर लोकसभा में है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, स्पीकर आ जाएंगे। और अगर राज्यसभा में है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन आ जाएंगे, चेयरमैन। अब ये चेक करेंगे कि जो भी एलिगेशन लगी है इस पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट, क्या वो ठीक है, जो मोशन में मेंशन है वो वैलिड है रीजन, क्या वो सच में इनकैपेसिटी या फिर मिसबिहेवियर को शो कर रहे हैं। तो ये कौन देखेंगे, ये देखेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जहां से भी ये मोशन शुरू किया गया। ये इरेज, यहां तक स्टोरी क्लियर। अब चलो फिर नेक्स्ट स्टेप पे। अब एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी, मान लो ठीक है वो एलिगेशन जो थे वो कहीं ना कहीं ठीक थे। 3 मेंबर की ये कमेटी होगी। कौन कौन होंगे उस 3 मेंबर कमेटी के अंदर, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे। अगर CJI प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज आ जाएंगे, जनरली वो सीनियर ही होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड आ जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एंड तीसरे आ जाएंगे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट प्रैक्टिशनर होते हैं, लॉ की फील्ड में उनको काफी जाना जाता है, नाम होता है इन शॉर्ट, काफी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, कॉनिश्योर होते हैं जुडिशरी की फील्ड में। तो ये 3 लोगों की एक कमेटी बना दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड एक होते हैं ज्यूरिस्ट। इन तीनों को बिठा दिया। अब इंक्वायरी करी जाएगी पूरी तरीके से। वो मोशन जो पेज आया था ना जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए थे, एविडेंसेस गैदर करे जाएंगे, देखा जाएगा कि हाँ जी ये जो एविडेंसेस, ये जो एलिगेशन लगे हैं क्या ये सही है या नहीं है। और उसके अलावा विटनेस होगा तो उनको देखा जाएगा, और जो चार्जेस हैं उनकी वैलिडिटी को देखा जाएगा। इन शॉर्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी अब ये 3 मेंबर की कमेटी। कमेटी रिपोर्ट तैयार होगी और फाइनली ये जो फाइंडिंग्स होंगी ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दी जाएगी। अगर लोकसभा से शुरू हुआ था तो स्पीकर के पास दे दी जाएगी, अगर राज्यसभा से शुरू हुआ था तो चेयरमैन के पास चली जाएगी। अगर जज इस केस में गिल्टी होते हैं, जो भी उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे हुए थे, तो फिर डिबेट शुरू हो जाएगी किसके अंदर, पूरी पार्लियामेंट के अंदर। अब सभी बैठेंगे वहां पे, डिबेट शुरू होगी। तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव द मोशन विद द स्पेशल मेजोरिटी। अभी ये मोशन का था सारा प्रोसीजर, जो इनिशिएशन थी, अभी रिमूवल नहीं हुआ। इन केस एलिगेशन प्रूव हो चुके हैं फिर जाके दोनों हाउसेस के मेंबर आएंगे, डिबेट शुरू हो जाएगी और स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर्स। ये प्रोसीजर पता है ना, एटलीस्ट 2/3 वाला पता है ना। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग बोल देते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखते नहीं होते ब्रैकेट में बार बार P&V, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर जाके ये जो एलिगेशन थे, सॉरी जो जज थे उनको इम्पीच किया जाएगा। क्या हुआ है कोई इम्पीच आज तक? नहीं हुआ है। बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, उनको आप एक आधा केस ऐसे लिख देगा प्रीलिम्स की स्टेटमेंट में कि जेन्युइन लगेगा कि सच में रिमूव हुआ था, पर आज तक कोई नहीं हुआ है फॉर नाउ। जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है, वैसे इम्पीचमेंट भी नहीं हुई है। किसी प्रेसिडेंट की हुई है इम्पीचमेंट? वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुई है, किसी की भी नहीं हुई है। ओके, नाउ क्यों इंपॉर्टेंट होता है रिमूवल करना? तो चेक्स एंड बैलेंस, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों रखा हुआ है? ताकि अगर अच्छा सोचो कोई ऐसा सिनारियो हो जाए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो गवर्नमेंट पार्टी के साथ मिल जाए, फिर क्या होगा? हिलगी ना पूरी डेमोक्रेसी। फिर तो वो एग्जीक्यूटिव एक पिलर पहले लंगड़ी पड़ी है चेयर, वो बाकी भी गए फिर तो जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, रहना क्या चाहती है, रखना पड़ेगा। तो चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए, ताकि जजेस अपने एथिक्स और जो भी प्रोफेशनल कोड है उसके साथ ही काम करें। ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी बाय एक्सपर्ट, अब ऐसे भी नहीं हुआ ना कि एकदम से इंपीच करवा दिया, टाइम दिया सभी को, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई। इन केसेस में होती है और इन्वेस्टिगेशन। दीपक मिश्रा का केस आपने सुना होगा, याद है 2018 या 17 का केस था, वो 18 का था, दीपक मिश्रा। तो इनके अगेंस्ट भी हुआ था, इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का लगा था चार्ज। बाद में वो इम्पीचमेंट तो सही प्रूव नहीं हुआ था, पर उन्होंने छोड़ दी थी अपनी वो जो जज की सीट थी वो छोड़ दी थी। और उसके अलावा पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, जो हाउसेज हैं, अब देखो
दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोर्ट की भी और पार्लियामेंट की भी। दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, सजेशन चाहिए होते हैं तो सजेशन ले सकते हैं, पर बाध्य कोई नहीं होता। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो, मर्जी होती है वो, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है, क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है। और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे इम्पीचमेंट वाली ये प्रोसीजर हुए थे, पर आज तक कोई इम्पीच नहीं हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको थोड़ा याद रखो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है अबाउट द डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम। ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर में ये कवर किया गया। हुआ क्या, पहले रशिया के पास नहीं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं पहले तो। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम, आयरन डोम सुना है, इंडिया का इंद्रधनुष सुना है। इंद्रधनुष किसका है? मतलब हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं कि एयरक्राफ्ट यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं? मान लो कोई टारगेट कर रहा है हमें हवा से, एरियल अटैक होने वाला है, कौन जाएगा उस केस में? इंद्रधनुष, इंद्रजाल के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी इंद्रजाल। ड्रोन्स का यूज है उसमें, ठीक है। ड्रोन्स के ही यूज से जो भी हमें टारगेट करने की ट्राई करेगा उसको हिट कर दिया जाएगा। पर वहां पे फिर ये आगे की क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है, छोटे टारगेट्स को ही हिट कर पाएंगे हम। बट खैर, इंद्रजाल इंडिया का है, वो भी ध्यान में रखना। इंद्रधनुष बोल दिया मैंने, इंद्रजाल है, इंद्रजाल। हाँ जी, इंद्रजाल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ते हैं पर मुझे पहले बताएंगे, हैंड रेज ही करना। एक जमाने में हमने एक मिसाइल पढ़ी थी, यार्ड्स मिसाइल, YARS, कौन सी कंट्री की है ये? हैंड रेज बोला था, चलो ठीक है, रशिया की है। मैच द फॉलोइंग भी आते हैं या सीधा ही आ जाता है? यार्स मिसाइल और नीचे कंट्रीज ऑप्शन में, सारे सही लगते हैं। और उधर यूएस भी सही लगता है, रशिया भी सही लगता है। चलो, डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, आपके जीएस पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसमें भी डिफेंस टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको समझते हैं, पर पहले मैक नंबर देख लेते हैं। मैक नंबर नहीं सुना होगा आपने कि कोई पर्टिकुलर एबीसी एयरक्राफ्ट है, उसकी मैक 5 है, मैक 2.5 है। वो मैक निकलती कैसे है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये आपके स्टेट एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसके बेसिस पे। पर जो अपडेट्स होते हैं वो आपके यूपीएससी पूछता है। अब देखो, जब भी मैक नंबर निकाला जाता है तो ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट स्पीड है, जैसे इसकी मिसाइल होगी डार्क ईगल के अंदर, तो मिसाइल की स्पीड आ जाएगी ऊपर, और नीचे आएगी स्पीड ऑफ साउंड। और जो साउंड की स्पीड होती है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करती है। जैसे अगर आप हवा के अंदर देखोगे तो लगभग 343 भी ले लेते हैं, 373 भी ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं वेरी करते हुए? क्योंकि पॉल्यूटेंट्स भी हैं हवा के अंदर, बड़ी सारी चीजें हैं ना प्रेजेंट, गैसेस हैं, अलॉन्ग विद दिस डस्ट पार्टिकल मिलेंगे, वाटर वेपर्स मिलेंगे, तो स्पीड जो है वो वेरी करती रहती है साउंड की। ऊपर मिसाइल की आ गई, नीचे मिसाइल हो सकती है, ड्रोन हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, जो मर्जी, जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो आप ऊपर, वो ऊपर लिख लोगे, नीचे आएगी स्पीड ऑफ साउंड। जब भी ये चीजें आप कैलकुलेट करोगे, या तो आपकी वैल्यू 1 से कम आएगी। 1 से कम, निर्भया के जो पुराने वर्जन थे 0.75 बोलते थे, तो वो मतलब सबसोनिक की कैटेगरी में थे पुराने वाले। अब तो अपग्रेड हो गए सारे, तो 1 से अगर नीचे आती है तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं सबसोनिक, ठीक है, सबसोनिक। और दूसरा, अगर बिल्कुल ही 1 के बराबर आई, मतलब स्पीड ऑफ साउंड एंड ऑब्जेक्ट की स्पीड बराबर होनी चाहिए ना, तभी आएगी ट्रांससोनिक वाली कंडीशन। उसमें आपका मैक नंबर निकल के आता है 1.0 या 0। सुपरसोनिक कब होगा? जब 1 से लेके 5 तक आ जाएगी मैक की वैल्यू, 5 से कम और 1 से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। और मैक 5 से अगर ऊपर चली जाती है, जैसे अभी डार्क ईगल की बात कर लें, इसकी जो मिसाइल्स हैं, मैक 17, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? हाइपरसोनिक, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करे जाते हैं ये मैक नंबर, और सभी के याद भी नहीं रहते, पर यूपीएससी पूछता है। चलो ठीक है जी, नाउ दिस इज लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब वर्ड हमें पता लग गया हाइपरसोनिक का क्या है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग रेंज, जनरली हिट करेगा 2775 किलोमीटर तक, मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी हिट कर सकता है। पर अगर बिल्कुल ही प्लेन है रास्ता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ये 20,875 किलोमीटर भी जा सकती है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तब। अदरवाइज हिट कितनी रेंज में कर सकता है? 2775। बीच में पहाड़ी आ गई तो पहाड़ी से ऊपर जाएगा और अपने टारगेट को ही हिट करेगा। काफी मैनूवरिंग है इसके अंदर, हमारे पास भी है, हमने भी अपनी फर्स्ट जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी टेस्टिंग कर ली हुई है डीआरडीओ ने, तो ये तो यूएस का है। और ये रेंज आ जाएगी 2775 किलोमीटर, लगभग 1724 माइल्स आ जाएगी। और कैसी भी टेरिटरी हो, सब जगह पे हिट कर सकती है। किस किसने बनाए हैं? तो यूएस की आर्मी एंड नेवी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है।
इसके अंदर कुछ खास फीचर हैं, जैसे एक लगा है CHGB हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड। इसके अंदर कैपेबिलिटी है मैक 17 की, बहुत ज्यादा है। होता क्या है, सोनिक बूम्स की साउंड आती है, तो उसके बेसिस पे ये मैक एंड ऑल रहता है। ये खैर आप फिजिक्स में पढ़ते हो जब साउंड का चैप्टर आता है। तो मैक 17 का एक मतलब ये भी है कि इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी, इतनी ज्यादा स्पीड है कि जब तक दूसरों के मिसाइल सिस्टम, डिफेंस मिसाइल सिस्टम ओपन करेंगे, ये हिट कर देगी। तो मतलब इंटरसेप्शन इज वेरी डिफिकल्ट, पता ही नहीं चलेगा। मैक 17 खास फीचर CHGB दैट इज हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड। अब कैसे इसकी फंक्शनिंग है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दो तीन चीजें लगी होती हैं, जैसे एक तो एनिमी मिसाइल लॉन्चर होगा जहां जो अटैक करेगा किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर। अब ये जो जैसे डार्क ईगल वाला भी है, तो इसमें तीन चीजें होती हैं, जनरली सभी डिफेंस सिस्टम के अंदर होती हैं। जैसे एक तो मिसाइल लॉन्चर है, पर ये लॉन्च कब करेगा, यहाँ पे एक रेडार स्टेशन होगा जो चेक करता रहेगा हवा के अंदर की कोई अटैक तो नहीं कर रहा। ये रहेगा रेडार का काम। जैसे पता लगेगा कि बाहर से कोई एनिमी आ रहा है, ये एनिमी अटैक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मिसाइल, ये मैसेज आएगा कंट्रोल एंड कमांड या फिर कमांड एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर। वहां पे पूरा सिस्टम लगा होगा कि कितनी मिसाइल्स भेजनी है और कितनी स्पीड से भेजनी है। फाइनली आगे लगा होगा मिसाइल लॉन्चर, तो वो आ रही थी, यहाँ पे इंटरसेप्ट हो चुकी है और इसने अटैक कर देना है। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये डार्क ईगल के अंदर भी रहता है, बाकी के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वहां पे भी सेम ही रहता है। रेडार स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल, ये सभी में ही लगे होते हैं। और मिसाइल लॉन्चर के अंदर नहीं लगे होते, अलग से ट्रक होता है इनका, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म हमने देख लिया यहाँ पे। ओके, तो ये हमने देख लिया। और ये जो डार्क ईगल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है यूएस का, रशिया के S-400 S-500 सबसे ज्यादा एडवांस है इस टाइम पे। पहले हम थार्ड और S-400 को कंपेयर करते थे, पर अब क्या है, डार्क ईगल आ चुका है जो कि यूएस का है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। तो इस तरह से ये रेडार लगा होता है, यहाँ पे कमांडिंग पूरा लगा होता है, कमांड एंड कंट्रोल का यूनिट, और मिसाइल लॉन्चर लगा होता है साथ में। उसके अलावा कहाँ पे टेस्टिंग करता है यूएस, तो फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में, ईस्टर्न पार्ट पे है बिल्कुल। जैसे इंडिया कहाँ पे टेस्टिंग करता है अपनी मिसाइल्स की, श्रीहरिकोटा, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और साउथ अमेरिका के अंदर कौन सी कंट्री है वो जहां पे स्पेस स्टेशन है, यूरोप का, हाँ फ्रांस यूरोप का बोल लो, साउथ अमेरिका के अंदर है, फ्रेंच गुयाना, वेरी गुड, फ्रेंच गुयाना, ठीक है जी। तो ये लोकेशन आ गई केप कैनावेरल फ्लोरिडा की। अब बनाया क्यों इन्होंने, उसके लिए भी एक रीजन है, कंपटीशन है। रशिया ने अभी यूज किया था ऑरेशनिक, ऑरेशनिक के अलावा 53T6M, 53T6M, ये दोनों ही इनके एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, काफी एडवांस्ड वर्जन है। रशिया काफी तारीफ कर रहा था, यूएस ने कंपटीशन में ला दिया डार्क ईगल, ताकि वही बात आ गई दोबारा से, मोनोपोली, कि डिफेंस में भी आगे ना निकल जाए। पर रशिया के अगर देखा जाए नंबर में, टेक्नोलॉजी में, तो ज्यादा एडवांस वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे रशियंस के। यूएस के पास भी है, पर यूएस का ये रहता है कि साइड में एक तो कॉन्टिनेंट, तो सीधी ऐसे राइवलरी नहीं है किसी के साथ, कॉन्टिनेंट की वजह से वो हेल्प हो जाती है थोड़ी। ओके, तो ये चीज भी ध्यान रखना। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 53T6M और ऑरिशनिक, ये किस कंट्री के हैं, तो दे आर ऑफ रशिया। सीधा भी पूछा जा सकता है ऑरिशनिक जो है ये ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, कि एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वो भी ध्यान में रखना। ओके जी, तो ये ऑरिशनिक है, ये रशिया का है। ओके, बस एक छोटा सा आर्टिकल है, कई बार इंटरनेशनल टॉपिक्स भी आते हैं, रशिया से रिलेटेड भी आ चुके हैं आपके हिमाचल वाले एग्जाम में। तो एक है बॉडी दैट इज मरकुशर, किसी को पता है ये मरकुशर, हाँ हाँ हाँ, लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका, यस। तो ये साउथ अमेरिका जनरली इसको रूल करता है। तो साउथ अमेरिका का इकोनॉमिक एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है रिसेंटली, बोलीविया कंट्री ऐड हुई है, इस वजह से ये न्यूज में था, आपके इंटरनेशनल रिलेशन से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनोज, ये रशिया का है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑरिशनिक। तो अभी बोलीविया ऐड हुआ है मर्कोशर में। पहले तो देख लेते हैं मर्कोशर ग्रुप जो है ये करता क्या है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और ऊपर थोड़ा सा लेटिन अमेरिका, यहाँ पे इजीली ट्रेड हो सके, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो सके, कम से कम टैरिफ्स के ऊपर। तो इसलिए ये बॉडी बनाई गई थी ताकि स्मूथ ट्रेडिंग होती रहे। ये तो इसका आ गया मेन
पर जो क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव तो नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, मेन जो आएगा वो आएगा कंट्रीज का, कितनी कंट्रीज हैं इसके अंदर टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले 5 थी फिर 6 हुई, पर अभी के टाइम पे देखोगे तो 5 है टोटल। सबसे पहले तो अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे। ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना, ये 4 कंट्रीज आ गई नीचे की तरफ की। बाद में ऐड हुआ था वेनेजुएला, वेनेजुएला को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है तो इसको हम मेंबर कंट्री नहीं कंसीडर करते। अभी जो ऐड हुआ है वो है बोलीविया, अब जो है वो बोलीविया को ऐड करा गया है, तो टोटल 5 कंट्रीज आपको मर्कोशर का पार्ट मिल जाएगी। दैट इज, ये देखो एक ही डायरेक्शन में है, मैप याद रह जाएगा तो ये भी याद रह जाएंगी आपको, ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। और अगर पूछ लिया जाए ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है, तो 2 कंट्रीज हैं, मतलब वो देखती रहती है कि ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो बैठी है ऊपर, सूरीनाम और ग्वाना, सूरीनाम एंड ग्वाना, ये दोनों ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। तो वेनेजुएला फिलहाल के लिए सस्पेंडेड है, ये इनके मेंबर नहीं काउंट होते। ठीक है, टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज हैं। ओके, कब बॉडी बनी थी? तो 1991 के अंदर बनी थी। कौन सी ट्रीटी के तहत बनी थी? तो ट्रीटी ऑफ असंशियन। असंशियन इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री? वेरी गुड, पैराग्वे। तो पैराग्वे की जो कैपिटल है वहां पे एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ असंशियन। तो 1991 में इसको क्रिएट करा गया था। मेन फोकस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फ्री ट्रेड और गुड्स और सर्विसेज आराम से चलती रहे साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका वाले रीजन के अंदर, तो बनाई गई थी। एंड बाकी थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन अगर देखें, ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश एंड पोर्टुगीज यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी एक वर्ड आता है पीटीए, क्योंकि हमने मर्कोशर जो ये ग्रुपिंग है इसके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा हुआ है। नाउ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने सुना होगा, ट्रेड को रिड्यूस कर दिया जाता है। प्रेफरेंशियल में बस कंट्रीज को प्रेफरेंस दी जाती है, बाकी उनके साथ भी क्या किए जाते हैं, टैरिफ टैक्सेस को रिड्यूस किया जाता है। तो ये साइन हुआ था इन ईयर 2004। हेडक्वार्टर्स कहां पे है इसके? तो उरुग्वे की कैपिटल मॉन्टेविडियो। वेरी गुड शिवम, मॉन्टेविडियो। तो ये बिल्कुल साउथ वाले पार्ट पे आपको मिल जाएगा उरुग्वे के, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ओके, देयर इज अ लेक पूपो, एक लेक है जो ड्राई कर रही है, पूपो नाम की है। कौन सी कंट्री की लेक है वो? लेक पूपो आती है, ड्राई हो रही होती है कोई भी लेक, रिवर, क्वेश्चन आता है। बोलीविया, लेक पूपो, बोलीविया, इसको नोट कर लेना, लेक पूपो इज इन बोलीविया। और कौन सी माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे? एंडीज। कितनी कंट्रीज को टच करती है? बताओ, एक बताओ। 5, 6, 7, 1, 2, 5। कहां से शुरू होती है? वेनेजुएला से टच करने लग जाती है। 7 कंट्रीज को टच करती है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, यहां तक जाती है। 7 कंट्रीज हैं टोटल। गैलापैगोस आइलैंड, डार्विन का नाम काफी जुड़ता है, कौन सी कंट्री का पार्ट है? इक्वाडोर, गुड। और क्या है? इक्वेटर पास करती है यहां से, कौन कौन सी कंट्री से पास करती है? कोलंबिया, एक बच गई, इक्वाडोर, ईसीबी। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। एक और लाइन यहां से पास करती है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बताओ फिर। चिल और अर्जेंटीना और पैराग्वे। इसको याद रख सकते हो आप, ए बी सी और पी, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा था, ग्रासलैंड्स भी काफी सारे हैं यहाँ पे। अभी ये नहीं मैं पूछ रही कि टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है। लानोस नाम के ग्रासलैंड कहाँ पे मिलते हैं? लानोस नहीं, वेनेजुएला। वेनेजुएला के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको हम बोल देते हैं लानोस। कटिंगास, सिराडोस, ये वाले कहाँ पे मिलते हैं? कटिंगा, सी से ही स्टार्ट हो रहा है कटिंगा, और सी से ही सिराडोस। बताइए, कटिंगास एंड सिराडोस ग्रासलैंड। सिराडो, कैंपोज एक ही जगह पे है, ब्राजील, ब्राजील के अंदर आएंगे। ओके जी।
और भी थे लिखे हुए। अटाकामा डेजर्ट, चिली, गुड। एक जगह है दैट इज चुकीकमाटा, कौन से एलिमेंट के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, मिनरल के लिए या फिर? सी फॉर चुकीकमाटा, सी फॉर कॉपर, सी फॉर कॉपर, ठीक है जी। और एक जगह है ऐसे क्यूबो, बड़ा लंबा कॉन्फ्लिक्ट चल रखा है, कौन से दो कंट्रीज के बीच में है? वेनेजुएला एंड गुआना, यहां पे पड़ता है ऐसे क्यूबो। टेरिटोरियली अगर देखोगे तो वो गुआना का पार्ट है, पर वेनेजुएला क्लेम करता है कि मेरा पार्ट है। और माराकाइबो लेक कहां पे है? कैपिटल भी है, लेक भी है। हाँ हाँ, वेनेजुएला, वेनेजुएला, बिल्कुल। यहाँ पे पोर्ट भी है, ऑयल ड्रिलिंग भी यहाँ पे करी जाती है, ऑयल का काफी लालच है वेनेजुएला को, इसी वजह से मरकुशस से भी कहीं ना कहीं निकाले गए थे। ठीक है जी, चलो इतना ही करते हैं, अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक लेक टिटिकाना भी आपने सुनी होगी, नेविगेशनल लेक, बताओ हाईएस्ट नेविगेशनल लेक टिटिकाना कहां पे है? नहीं मनोज, मेरा एंथ्रो है, बताओ। बोलीविया एंड पेरू, बिल्कुल बॉर्डर पे मिलेगा आपको, बोलीविया एंड पेरू के बीच में। प्रशांत क्या हुआ? रिवाइज करे हुए टाइम हो गया शायद, कोई नहीं, टेस्ट रख देंगे ज्योग्राफी के, हो जाएगा रिवाइज। चलिए जी, फिर अगला आर्टिकल देखते हैं, कि थोड़ा सा हमने ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज को टच कर लिया। तो अभी आता है फाइट के बारे में, दैट इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। आ जाते हैं अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन। तो फाइट को ध्यान में रखोगे तो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट्स का कोई रोल नहीं मिलेगा। और कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो क्या ऑर्गेनाइज करता है ये, तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो अभी गुकेश के नाम से आपने काफी सुना होगा बार बार, फाइट फाइट, तो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं वो भी। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। और किसने रिकॉग्नाइज करा था, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो स्विट्जरलैंड में, लॉसेन, लॉसेन के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं फाइट के। और फाउंड कब हुआ था, तो इन ईयर 1924 पेरिस में हुआ था, बाद में हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिए गए थे स्विट्जरलैंड के लाउसेनविल एरिया में। पेरिस में हुआ था 1924। और किस मोटो पे, तो जैसे हमारा G20 का मोटो था, उसी मोटो पे ये भी बना था, दैट वी आर वन फैमिली, जेन्स उना सुमुस, जेन उना सुमुस, तो इस मोटो से बना था, वी आर वन फैमिली। चाइना का जो चेस वर्जन है वैसे उसको क्या बोलते हैं, बताया था। वो सर्कल सर्कल यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, खत्म ही नहीं होती, घेरा बनाते रहते हैं, वही उनकी मिलिट्री में भी यूज करते हैं वो, वही कोई, WEIQUI। हाँ, एक छोटा सा आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, डेनिस ओवान आया था, एक ही आर्टिकल आया था द हिंदू के बिल्कुल कॉर्नर पे, यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था। अभी निएंडरथल का बोला गया है, जो हमारा डीएनए है, थोड़ा सा इवोल्यूशन देखते हैं अपना, ये है हम, ठीक है, होमोसेपियन, जेनजी के लिए सेपियंस एक और लगा देते हैं, पर वैसे होमोसेपियंस है। और एक है निएंडरथल मैन। बोला जाता है इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हुई थी। और जो हमारा डीएनए है आज के टाइम पे 1 to 2% उसमें किसके जीन्स हैं, निएंडरथल के। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क कि रिसेंट स्टडीज के हिसाब से इवोल्यूशन में कौन सी ऐसी स्पीशी थी ह्यूमन की, दैट इज निएंडरथल मैन, जिसके अंदर जो हमें आज भी अपने डीएनए के अंदर देखने को मिलती है 1 to 2%, तो वो निएंडरथल मैन थे। सारे ऑप्शन में दिखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, डेनिस ओवान भी आ जाएगा ऊपर से, मैंने बोल भी दिया, तो ध्यान रखना इसको, निएंडरथल का है। बाकी फिजिकल फीचर्स क्या थे, तो बड़ा सा नाक होता था, ब्रो रिजेस, ये वाली आईब्रोज के ऊपर जो होती हैं काफी बड़ी देखने को मिलती थी, और बॉडी कंपेयर्ड टू न्यू मैन शॉर्ट हुआ करती थी। ओके, बस इतना ही था आज के लिए। और 2-3 चीजें कर लो, नोटबुक मत बंद करो, प्रीलिम्स वाला कल ही करते हैं अब, ठीक है, कल करेंगे, अभी टाइम भी ज्यादा हो गया। हाँ नताशा, यस। अच्छा, एक देर इज एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अंतरिक्ष अभियान 2024, क्या इसका एसेंस है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, बताइए। अंतरिक्ष अभियान, लिख लो इनको, जो भाग गए ना ये 3-4, जब आएगा क्वेश्चन फिर बोलेंगे पढ़ाते तो है नहीं। अंतरिक्ष अभियान, बताइए जी इसका ऑब्जेक्टिव। वैसे डांट के तो फायदा ही नहीं है, जो तो रुके हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, 4 तो भाग ही गए, उन्होंने तो सुना ही नहीं। ठीक है ऑनलाइन, सॉरी। चलो बताओ, ये अंतरिक्ष अभियान
क्या लग रहा है नाम से? स्पेस से रिलेटेड है। तो इंडिया भी अब शो करेगा कि हमारी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो स्पेस के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है। तो हमने भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी ताकि हम अपनी मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा शोकेस कर सके। तो इंडिया ने भी ये स्टेप ले लिया है, तो इंडिया की ही है ये नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट शौर्य गाथा है। पहला सवाल किसका है? प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। प्रोजेक्ट, हाँ, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अगर ज्यादा टफ आ जाए? शौर्य गाथा, प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स आ जाएगा इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और दूसरा है यूएसआई ऑफ इंडिया। यूएसआई की फुल फॉर्म चेक कर लेना एक बार, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड यूएसआई ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड यूएसआई ऑफ इंडिया। मैं बताती हूं मनोज, रुक जाओ, टॉपिक कंप्लीट करने दो पहले। तो इसमें जो मिलिट्री हेरिटेज है उसको एजुकेशन और टूरिज्म के माध्यम से और ज्यादा प्रमोट करना और कंजर्व करना, दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। ठीक है जी, ओके। एक एक्सरसाइज होती है दैट इज पूर्वी प्रहार। इस बार की जो हुई वो हुई है आपके अरुणाचल प्रदेश में, और डिस्ट्रिक्ट है शी योमी डिस्ट्रिक्ट। किस किस के बीच में होती है पूर्वी प्रहार? पूर्वी प्रहार एट शी योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये होती है हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के बीच में, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे एक। तो ट्राई सर्विसेज के बीच में होती है, इंडिया की ही है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज अब आ जाएगी जनवरी में, आने वाली है थोड़े दिनों में, अगले महीने पढ़ेंगे उसको। कंट्रीज ही पूछी जाएंगी उसकी। तो आपकी एक तो इंडिया रहती है उसमें, एक फ्रांस रहता है और एक यूएई। इंडिया, यूएई और फ्रांस। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, KNIGST नाइट। हाँ, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, गुड आकांक्षा। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूएसआई। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? कौन सी स्टेट में है सिमलीपाल? ऑनलाइन उड़ीसा, उड़ीसा, ध्यान रखना इसको भी, सिमलीपाल। हाँ जी, उड़ीसा में है। चलो जी, ठीक है, बस इतना ही था आज का। ऑनलाइन अब आप जा सकते हो, दैट्स ऑल। टेस्ट का देख लो, जिनको नहीं है पता मैसेज कोई नहीं करेगा फिर। पूरा पार्लियामेंट है इस बार, थोड़े से क्वेश्चन पिछले में आगे हैं इस बार, अब ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और दूसरा स्टेट एग्जीक्यूटिव। चलो जी, ये है आपका सैटरडे का टेस्ट। ठीक है ऑनलाइन, थैंक यू। हाँ जी अर्श, लोकेशन चेंज करती रहती है पर जनरली इसी में होती है, अरेबियन सी की तरफ। यस, ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं अब।